हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एसएससी जीडी के लिए जीएस की क्लास में होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन है माइबा, चोलोम, रास या कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोलोम, ठीक है। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। मणिपुरी यह राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। प्रेम पर आधारित नृत्य हो जाएगा, प्रेम पर आधारित, ठीक है। और यह वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसको बात आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें मणिपुरी नृत्य का जो भाग एक और है लाई हरोबा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मणिपुरी नृत्य का एक भाग है, उसका नाम क्या है? नृत्य का भाग, इसका नाम हो जाएगा आपका लाई हरोबा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, लाई हरोबा। मणिपुरी नृत्य की 3 शैली है, कौन कौन सी है? एक हो जाएगा मंडल रसक, एक हो जाएगा ताई रसक, एक हो जाएगा आपका डंडा रसक। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग साथ में नोट्स जरूर बनाया कीजिए। इससे ज़्यादा आपको ये होता है कि रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मणिपुरी नृत्य की 3 शैली है, कौन कौन सी? अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 शैली है, कौन कौन सी। चलिए पहला बात कर लेते हैं, मंडक रसक, मंडल रसक। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ताई रसक, ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ताई रसक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हमारा डंडा रसक। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलोम के रूप में जाना जाता है। यह राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है और मणिपुरी नृत्य का एक भाग है जिसका नाम है लाई हरोबा, ठीक है। मणिपुरी नृत्य की 3 शैली है, कौन कौन सी है? एक हो जाएगा मंडल रसक, एक हो जाएगा ताई रसक, एक हो जाएगा आपका डंडा रसक। उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स जरूर बना लिया करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके पहले मैंने 8 क्लासेस अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, साओ जुआओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। मणिपुरी, असम, गोवा या नागालैंड, इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोवा राज्य द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, साओ जुआओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? साओ जुआओ जो त्यौहार है वह कैथोलिक ईसाइयों द्वारा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें गोवा के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, तो वो भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सनबर्न हो जाएगा एक त्यौहार, सनबर्न। एक हो जाएगा आपका सिग्मो, एक हो जाएगा आपका बोंडरम, बोनडरम, एक हो जाएगा आपका अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव, और आपका हो जाएगा वास्को महोत्सव, वास्को महोत्सव। ये आपके हो जाएंगे गोवा के अन्य त्यौहार। ये जो 3 बचे हुए हैं इसको हम अगले पेज पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनके त्यौहार नोट डाउन कर लीजिए आप, पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं मणिपुर का, मणिपुर के त्यौहार के बारे में। मणिपुर का हो जाएगा संगाई और हो जाएगा चुम्फा, ये त्यौहार हो जाएंगे। जो भी लिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लिया करें। असम, असम का क्या हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा बिहू और हो जाएगा बैसागु और हो जाएगा आपका देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। उम्मीद करते हैं आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। गोवा का मैंने आपको बता ही दिया, गोवा का कौन कौन सा बताया? सनबर्न, सरनबर्न, सिग्मो, बोंडरम,
अंगूर महोत्सव और कौन सा, वास्को महोत्सव। ये मैंने आपको अभी बताया था। नागालैंड बचा था, नागालैंड का देख लेते हैं। नागालैंड का हो जाएगा हॉर्नबिल, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। काबिनी, मूसी, भावनी या हिमावती। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूसी नदी यह कावेरी नदी की सहायक नहीं है। जो मूसी नदी है यह किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। काबिनी, भावनी और हिमावती ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो कावेरी नदी है ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य में बहती है ये देख लेते हैं। कावेरी नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्यों में, आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। 3 राज्य कौन कौन से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु, पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु। दूसरा हो जाएगा आपका कर्नाटक, तीसरा हो जाएगा केरल। तमिलनाडु में ये 56% बहती है, ठीक है। 41% कर्नाटक में और केरल में 3% यह बहती है। बात करें कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक राज्य से होता है। कहाँ से, कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत से यह निकलती है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ब्रह्मगिरी पर्वत से यह निकलती है कर्नाटक राज्य से। कावेरी नदी पर ही मेट्टूर बांध बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेट्टूर बांध बना हुआ है। आप लोग लिखेंगे नहीं तो मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। 69.0%, 66.77% और 67.00% और 67.77%। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67.77% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। 66.77%, 67.00% और 67.77%। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। अभी मैंने कितना बताया आपको, 67.77%, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बात करें एसिटिक अम्ल की, तो ये आपका सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंगूर और इमली में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोडा वाटर में। किस में पाया जाता है, सोडा वाटर में पाया जाता है। और टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में, और कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। कुछ और हम एसिड को देख लेते हैं अगले पेज पे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नींबू और खट्टे फल। नींबू और खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो भी यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन जरूर कर लें।
बात करें, क्योंकि सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ, घास में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है। बात करें सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। आगे बात करें सरसों, सरसों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इरूसिक एसिड पाया जाता है, इरूसिक एसिड पाया जाता है। नारियल में कौन सा एसिड पाया जाता है, नारियल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लॉरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, लॉरिक एसिड पाया जाता है। बात करें गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। और लिख लीजिए चाय, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टैनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, टैनिक एसिड पाया जाता है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार ज़रूर देखा करिए, आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। नींबू और खट्टे फल में बताया आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, सरसों में इरूसिक एसिड पाया जाता है, नारियल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है और चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने अभी क्या बताया था, ऑक्सैलिक अम्ल बताया था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल। अभी मैंने चर्चा किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में, वाराणसी में, तिरुपुर में या गांधीनगर में कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये इसमें आपको सही आंसर बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह तिरुपुर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारत कला मेला, भारत कला मेला 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, इसका मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में, जो कि 42वें नंबर का था। ठीक है, एक और फैक्ट लिख लीजिए, यूपी का पहला इंटरनेशनल व्यापार मेला 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन सितंबर 2023 में हुआ है। कहाँ पर, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ है। यूपी के गौतम बुद्ध आपको समझ में आ गया। भारत कला मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में, और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में। और यूपी का पहला इंटरनेशनल व्यापार मेला 2023 का जो आयोजन है यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित किया गया है। और 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो तिरुपुर में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाभियान 2023 शुभारंभ किया है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाभियान 2023 शुभारंभ किया है। तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके नीतीश कुमार। अभी इन्होंने हाल ही में एक बहुत अच्छा सा मतलब विवादित बयान दिया था। ठीक है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके राजेंद्र विश्वनाथ। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ। नीतीश कुमार का आपने तो काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो भी देखा होगा, उसमें महिलाओं के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है यहाँ की, राज्यसभा की सीट
राज्यसभा की सीट बात करें तो वो हो जाएगी 16, लोकसभा की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 40, और विधानसभा की सीट की बात करें, विधानसभा की सीट की बात करें तो 243। इतनी बातें आपको समझ में आई। बिहार के सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ, राज्यसभा की सीट 16, लोकसभा की सीट 40 और विधानसभा की सीट 243 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो क्लियर करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। कुछ और फैक्ट्स है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि करंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी हुए हैं, तो वो कहाँ पर हुआ है, तो बिहार में हुआ है। तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े कहाँ पर जारी हुए हैं, तो वो हो जाएगा आपका बिहार में हुआ है। कहाँ पर, बिहार में हुआ है। एक और फैक्ट्स लिख लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सूची में पहला स्थान किसका आया है, तो ये आया है आपका बिहार का। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सुझाव कुछ देने को मन करे तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लें। वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास में कम प्रश्न इसलिए रहते हैं क्योंकि अब देखिए प्रश्न इसलिए कम रहते हैं क्योंकि खुद का नेट यूज करना रहता है। यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम नहीं है, तो उतना नेट नहीं रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर पाएँ। उससे बहुत ज़्यादा MB का क्लास हो जाता है, तो वो अपलोड नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से कम रखते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स बता दिया जाए क्वेश्चन में, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।